बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर 4 है सत्ता के नए केंद्र। ठीक है। तो इसमें हमारा एक टॉपिक है यूरोपीय संघ, काफी बड़ा टॉपिक है। तो इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू कलर में एक फ्लैग जैसा दिख रहा है। ये जो फ्लैग है स्टार के साथ में, यह है यूरोपीय संघ का फ्लैग। और यहाँ पे आप जो ये मैप देख रहे हैं, ये वाला, ये मैप वो मैप है जो जो कि जब यूरोपीय संघ बना था तब कुछ देश शामिल थे, और फिर उसके बाद इसमें लगभग और तकरीबन 50 देश और शामिल हो चुके हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ में 50 से भी ज्यादा देश इसमें सम्मिलित। अब कैसे ये बना था, क्या इसका घटनाक्रम रहा है, चलिए उसको डिस्कस। तो यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। लगा आपको समझ में आ गया क्या है ये। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, आपको पता है कब से कब तक, 1939 से 1945 तक कितना चला था विश्व युद्ध। तो इस विश्व युद्ध में यूरोप जो था, इसके परिणाम स्वरूप काफी कमजोर होता चला गया, इसकी अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ गई थी। तो यूरोपीय ये जो यूरोपीय देश थे, इन देशों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए, यानी कि इन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, मार्शल योजना की शुरुआत किसने की थी? अमेरिका के द्वारा। जो यूरोपीय देश आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए थे, उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए मार्शल योजना लाई गई। ठीक है। इसके तहत हुआ क्या? तो 1948 में इसके तहत एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग परिषद या फिर कह सकते हैं संगठन की स्थापना हुई। मार्शल योजना के तहत 1948 में एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग, यानी कि यूरोप को जो आर्थिक सहयोग देगा, ऐसा संगठन बनाया गया। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, उन्हें आर्थिक सहायता मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में अमेरिका ने काफी मदद की थी यूरोपीय देशों। अगला पॉइंट क्या है? यूरोपीय परिषद 1949। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो, आर्थिक तौर पे तो मदद मिल रही है अमेरिका से, अब राजनीतिक तौर पे चाहिए, तो यूरोपीय परिषद बना दी गई 1948। इससे क्या हुआ कि यूरोपीय जो देश थे जितने भी, उनमें राजनीति जो थी वो अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगी। ठीक है। अगला पॉइंट है 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन। अब देखो, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इकोनॉमी से संबंधित जितने भी मामले होंगे, क्या खर्च करना है, ठीक है, इकोनॉमी को हम और कैसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की गई। तो इसके लिए एक कम्युनिटी का गठन किया। उसके बाद जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध जो था वो समाप्त हो गया, तब कहीं जाकर यूरोपीय संघ जो था, इसकी स्थापना में तेजी आई, यानी कि यूरोपीय संघ बहुत तेजी से विकसित होने लगा। उसके बाद ठीक यूएसएसआर के विघटन के एक साल बाद 1992 में यूरोपीय संघ जो था, इसकी स्थापना हो गई। ठीक है। समझ गए? तो यूरोपीय संघ की स्थापना में क्या क्या चीजें आप याद रखेंगे, ये चीज देख लो। सबसे पहले मार्शल योजना याद रखेंगे, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय परिषद और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और यूएसएसआर के विघटन के पश्चात तेजी से विकास करना। ठीक है। अब इसमें एक चीज यहाँ पे देखी गई कि अत्यधिक इसमें जो नए सदस्य थे, यानी कि यूरोपियन जो संघ बना, इसमें पहले तो यूरोपीय देश शामिल ही थे, लेकिन इसमें ये भी देखा गया जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, उसके बाद कई उसके विघटित देश इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो इस बात से डर रहे थे कि हमारे देश की जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो यूरोपीय संघ के पास में पहुंच जाएगी, इसलिए बहुत सारे देश शामिल नहीं होना चाहते। ठीक है। तो यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये यूरोपीय संघ का मानचित्र मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे देशों को समझाया गया है। जो पिंक कलर से यहाँ पे देख सकते हैं, डार्क पिंक कलर है, जो पुराने सदस्य हैं, जैसे कि यहाँ शुरुआत से देखते हैं, पुराने सदस्य जैसे फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड है, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली, माल्टा। तो ये कौन से हैं? जो पुराने सदस्य हैं, जब स्थापित हुए थे उसी समय इसमें ऐड हुए थे। ठीक है। अब जो येलो कलर से दिखाए जा रहे हैं वो नए सदस्य हैं, जैसे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और ये बुल्गारिया वगैरह। ये कुछ जो है वो पुराने और कुछ नए सदस्य यहाँ पे आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे बहुत कम दे रखे हैं, अराउंड 30 के आसपास दे रखे हैं, लेकिन इसमें 50 से भी ज्यादा जो देश हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, याद रखना चाहिए। ठीक है। तो यूरोपीय संघ का ये हो गया एक छोटा सा बेसिक सा मानचित्र।
अब आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा जैसे ही टाइम मिले। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। चलो हमने समझ लिया गठन कैसे, अब भाई इसकी कुछ विशेषताएं भी तो होंगी। तो विशेषताओं में देखो, सबसे पहली विशेषता क्या है कि जब यूरोपीय संघ बना तो इसने अपना खुद का एक संविधान बनाने की सोची, ठीक है, और इन्होंने कार्य भी शुरू किया। लेकिन वो अपना संविधान जो है वो नहीं बना पाए, यानी कि असफल है, ठीक है। अब संविधान तो इन्होंने नहीं बना पाया, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना एक झंडा बनाया, जो कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने अपना एक राष्ट्रगान बनाया, ठीक है, और इन्होंने एक अपना स्थापना दिवस, कि हम इस दिवस को आज़ाद हुए हैं और हम जो है स्थापना दिवस जैसे हम मनाते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी, तो वैसे ही इन्होंने एक अपना स्थापना दिवस घोषित कर दिया कि इस दिन मनाया जाएगा। और इन्होंने अपनी मुद्रा यूरो को भी प्रचलन में तेजी से लाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये यूरोपीय संघ की विशेषता है कि हालांकि हमने संविधान तो अपना नहीं बना पाए, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमने अपने देश के लिए की है। झंडे की अगर हम बात करें, जो यूरोपीय संघ का झंडा उसमें क्या है, तो देखो ये सोने के कलर के स्टारशिप स्टार्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये यूरोपीय लोगों की जो एकता है, ठीक है, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक, ठीक है, किस चीज का प्रतीक है, एकता का और मेल मिलाप। और इसमें टोटल जो गिनती करके अगर हम देखें तो ये कितने सितारे हैं, 12 सितारे। तो 12 सितारे दिए गए क्यों, क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्र और एकता का प्रतीक, यानी कि यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ के देश 12 अंकों को, 12 अंक का चाहे सितारा हो कुछ भी हो, 12 अंकों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए इसमें 12 जो स्टार्स है वो दिए गए, ठीक है। तो ये है झंडे की विशेषता। क्या विशेषता है, झंडे जो ब्लू कलर है और ये जो घेरा आपको दिख रहा है, ये लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। 12 सितारे जो हैं वो उनकी मान्यताओं के आधार पे लिए गए हैं। सिंपल सा समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, एक संघ के रूप में अगर हम देखें तो यूरोपीय संघ की अपनी एक स्वयं विदेश नीति है, मतलब कि यूरोपीय संघ जो है जितने भी देश हैं उनकी एक जैसी विदेश नीति है, उनकी सुरक्षा नीति है, आंतरिक मामले जो हैं न्याय से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, साथ ही साथ समान मुद्दा चलाने के लिए रास्ता तैयार है, यानी कि एक समान विदेश नीति लागू की गई, सुरक्षा नीति लागू कर दी गई, आंतरिक मामले आसानी से जो है वो सुचारू रूप से हल किए जाने लगे और जो मुद्रा थी वो एक जैसी चलने लगी, ठीक है। तो ये हुई यूरोपीय संघ की विशेषता। अगली विशेषता है कि शुरुआत में जो यूरोप था इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था। कि एक चीज देखिए आप, जब 1992 में, ठीक है, शीत युद्ध के खत्म होने के बाद जब यूरोपीय संघ बना, तब इसका जो जीडीपी था वो था 12,000 अरब डॉलर से भी बहुत ज्यादा। अगर हम अभी की बात करें और उस समय की बात करें, और तकरीबन 30 साल का डिफरेंस हम मान लेते हैं, 30 साल पहले यूरोपीय संघ का जो जीडीपी वो इतना था, जो कि अपने आप में बहुत मायने रखता। उसके बाद 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि अगर हम संगठन के मामले में देखें तो यूरोपीय संगठन जो है इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो वर्ल्ड लेवल पर सेकंड नंबर पे आई थी। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें 2016 की, और इसका उत्पादन कितना था, 17,000 अरब डॉलर, जो कि अमेरिका के लगभग बराबर ही था, ठीक है। तो ये हुई कुछ यूरोपीय संघ की विशेषता। पहली विशेषता क्या रही, हालांकि संविधान बनाने में असफल रही, लेकिन इसने अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा लागू की। और झंडे की विशेषता आपको मैंने बताई दी है कि जो कलर्स हैं, मतलब स्टार वाले कलर्स, और जो इसके बीच का घेरा है, ये लोगों की एकता, मेल मिलाप को दर्शाता है। 12 अंक दिए जो कि उनके रीति रिवाजों के अनुसार काफी महत्वपूर्ण होते हैं। एक संघ के रूप में इनकी समान विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, आंतरिक मामलों को आसानी से सुलझा लेते हैं, ठीक है, और एक जैसी मुद्रा यहाँ पे चलती है। शुरुआत में इसका सकल घरेलू उत्पाद जो था वो 12,000 अरब डॉलर था। वही 2016 में दूसरे नंबर पे ये अर्थव्यवस्था रही थी और उत्पादन रहा था 17,000 अरब डॉलर, ठीक है। तो ये हो गई यूरोपीय संघ की विशेषता थोड़ी सी। अब आगे देखते हैं इसकी मुद्रा, जो कि कौन सी है, यूरो। की मुद्रा कौन सी है, यूरो। ये जो यूरो मुद्रा है वो कहीं ना कहीं जो अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, उसके लिए खतरा बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है, क्योंकि तेजी से विकास कर रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार जो है वो यूरो मुद्रा में भी तेजी से होता जा रहा है, इसीलिए अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन रही है। फिर है यहाँ पे कि विश्व व्यापार में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, विश्व व्यापार में भी
यूरोपीय संघ का अमेरिका से 3 गुना अधिक योगदान रहा है, जो कि लगभग 22%। यानी कि अब आप एक चीज देखो, अगर डब्ल्यूटीओ में हम मान लेते हैं 100 सदस्य हैं, ठीक है, मान लेते हैं 100 देश सदस्य हैं। अब 100 देश सदस्य नहीं, 10 मान लेते हैं, ठीक है, 10 मान लिए हमने, और एक है यूरोपियन संघ इसी में से। तो अभी यहाँ पे कितने बचे? 9। इसमें से एक हमने निकाल दिया अमेरिका को, ठीक है, तो यहाँ पे बचे कितने? 8। शुरुआत से समझ लो, 10 देशों में से 22% का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो इसका क्या कहते हैं योगदान है, वो 22% है, केवल और केवल जो अकेले यूरोपीय संघ है उसका। तो ये बात बहुत मायने रखती है कि अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा इसका योगदान रहा है, और अगर हम 10 देशों की बात करें तो उसमें से 22% इसका योगदान, तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के निर्णय को प्रभावित करता है, यानी कि एक तो हो गया डब्ल्यूटीओ, ठीक है, और एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय जितने भी और भी व्यापारिक संगठन हैं, उन सभी संगठनों के जो फैसले होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। क्यों? अब एक चीज आप देखो, किसी संगठन को चलाने के लिए अगर 100 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप उसे अकेले 22 रुपए दे रहे हो, और बाकी के 100 सदस्य कोई 5 पैसे 10 पैसे ऐसे दे रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आपकी बात को सुनेगा। तो इसी तरीके से ज्यादा अनुदान देने की वजह से ये जो यूरोपीय संघ है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन के निर्णयों को प्रभावित करता है, ठीक है। सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा यहाँ पे, यूरोपीय देशों के द्वारा साझा कृषि नीति होती है उसको अपनाया गया, जिससे कि वो खाद्यान्न संपन्न हो गए और अकाल जो था वो खत्म हो गया। यानी कि यूरोपीय संघ ने ये देखा कि भाई निजीकरण हमें नहीं अपनाना चाहिए कृषि के क्षेत्र में, तो उसने सार्वजनिकीकरण कर दिया कृषि का, जिससे कि खेती बहुत तेजी से हुई, उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, और खाद्यान्न में वो बहुत मजबूत हो गया। आयात की जगह अब वो निर्यात करने लगे, ठीक है, खाद्यान्न के क्षेत्र। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई यूरोपीय संघ की विशेषता। चलिए अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की सैनिक विशेषताओं की। तो सैनिक विशेषताओं में अगर हम देखें तो इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी सेना किसके पास है? अमेरिका के पास। और दूसरे नंबर पर किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में द्वितीय स्थान है। यानी कि अगर हम देखें अंतरिक्ष का जो विज्ञान होता है, स्पेस रिसर्च जो होते हैं, उसमें इसका दूसरा नंबर है, संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा नंबर। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य जो कि ब्रिटेन और फ्रांस हैं, याद रखना है, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास जो यूएनओ है उसके सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसकी सीट्स इसके पास है। अब जब सीट्स इसके पास है यानी कि सदस्यता इसके पास है 2 देशों के पास, तो उसके पास वीटो भी शक्ति होगी, उसके पास परमाणु हथियार भी होंगे। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग जो ये केवल ये जो 2 देश है ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास लगभग 550 परमाणु हथियार उपलब्ध हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर किसी भी देश को आसानी से खत्म करने के लिए बहुत है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे अमेरिका है। इसके 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है की सदस्यता मिली हुई है, वीटो शक्ति मिली हुई है, इनके पास परमाणु हथियार हैं लगभग 550। आगे है, अगर हम इसके रक्षा बजट की बात करें, यानी कि अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, अपने जो को सुरक्षित करने के लिए अगर हम बजट की बात करें, तो अमेरिका के बाद ये सबसे ज्यादा खर्चा करता है अपनी रक्षा। और सबसे आखिरी, यूरोपीय संघ के कई देश विश्व स्तर पर कई स्थानों पर दावेदारी करते हैं, जैसे आईएमएफ और डब्ल्यू। ऐसा देखा गया है कि जो हमारा यूरोपीय संघ है, इसमें अभी भी ऐसे बहुत से देश हैं जो बहुत से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, यूएनओ के जितने भी संगठन, उनमें जाने के लिए पूर्णतः तत्पर हैं, लेकिन लिया नहीं जा रहा है, जैसे कि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। तो ये हो गई यूरोपीय संघ की सैनिक विशेषताएं। तो विशेषताएं तो बहुत सारी हो गई। अब बारी आती है भाई कि यूरोपीय संघ ऐसा तो है नहीं कि 100% सही ही होगा, कुछ ना कुछ कमियां तो इसमें भी रही होंगी। तो अब वो क्या कमियां रही हैं इसको समझो। सबसे पहली कमी रही है कि अपनी विदेश और रक्षा नीति जो है वो कई बार इनकी एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। यानी कि देखो, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 देश ये हैं और 5 देश ये हैं, ठीक है, इसको अपना कुछ अलग कार्य करना है, इसको अपना कुछ अलग कार्य करना है, लेकिन विदेश नीति दोनों की एक ही है क्योंकि ये यूरोपीय संघ में शामिल है।
तो जब ये दोनों अलग-अलग कार्य करना चाहते हैं, विदेश नीति को चेंज करना पड़ेगा, उसका उल्लंघन करना पड़ेगा, तो इसमें कई बार जो विदेश नीति होती है वो एक दूसरे देश के खिलाफ में बन जाती है। तो ये इसकी एक कमी है। अगली कमी क्या है? यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन, यानी कि मान लेते हैं अभी के लिए जो इंडिया है, ठीक है? इंडिया अगर यूरोपीय यूनियन में चला जाता है, यूरोपीय यूनियन, रुक जाओ, यूरोपीय और हाँ, ठीक है, यू लिख दिया मैंने, यूरोपीय यूनियन, और अमेरिका का क्या है? नाटो। तो इंडिया अभी किस में है? इंडिया अभी सार्क में है, जैसा कि आपको पता है। इंडिया अभी सार्क में है, जिसे हम दक्षेश भी कहते हैं। तो सार्क में भी है, और वहीं ये किस में अगर पहुँच जाएगा? यूनियन में, यूरोपीय यूनियन में, तो ये भी हो जाएगा कि ये 2 गठबंधन में है। वैसे ही अगर कोई भी देश जो कि यूरोपीय संघ में सम्मिलित है, उसके साथ-साथ में ये नाटो में भी सम्मिलित है, जो कि किसका है? अमेरिका का। तो ये काफ़ी एक कह सकते हैं कि दोहरे चरित्र वाली बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? फिर है, यूरोप के कुछ हिस्सों में अभी भी जो यूरो मुद्रा है, वो लागू नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, वो नाराज़गी जताती है कि हम ये लागू नहीं होने। अगला, ये इन्होंने अपना खुद का संविधान बनाया तो था, लेकिन वो असफल रहे थे और संविधान नहीं बना पाए। अगली, डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने जो एक संधि है, मास्ट्रिक्ट संधि, और एक साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो, इसे भी मानने से मना कर दिया। ठीक है? इससे क्या हुआ कि विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता काफ़ी सीमित हो गई। दोबारा से समझ लो सारी चीज़ें, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहला, इसकी जो अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है, ये एक दूसरे के देश के काफ़ी कभी-कभी खिलाफ हो जाती है। ये भी देखा गया कि जो सदस्य यूरोपीय संघ क्या है, वो अमेरिका के गठबंधन में स्थित है। ये भी देखा गया है कि यूरोपीय जो मुद्रा है, उसको यानी कि यूरो को बहुत सारे यूरोपीय देश अपने लागू नहीं होने देना चाहते हैं। इसने अपना खुद का संविधान अभी तक नहीं बना पाया है, ठीक है? डेनमार्क हो गया, स्वीडन, उन्होंने मास्ट्रिक्ट संधि को मानने से इनकार कर दिया, और जो यूरो मुद्रा है, उसको भी मानने से इनकार कर दिया, ठीक है? और जब ये दोनों ही मानने से इनकार कर दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार काफ़ी प्रभावित होने लगा, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपकी जो बुक है, उसमें कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप डेट्स वगैरह दी गई। तो इनमें से कुछ-कुछ डेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो मार्च 1957 है, कि 6 देशों में से रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि ईईसी और यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय, इसका गठन हुआ। वहीं जनवरी 1973 डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ये यूरोपीय समुदाय के सदस्य बने, ठीक है? और 1981 में यूनान, जो कि जिसे हम ग्रीस कहते हैं, वो भी यूरोपीय संघ का जो है सदस्य बना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, जर्मनी का एकीकरण हुआ 1990 में। स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए जनवरी 1986 में। यूरोपीय संगठन के लिए जो मास्ट्रिक्ट संधि थी, उस पर दस्तखत हुए 92 में। नई मुद्रा यूरो को 12 देशों ने अपना लिया था जनवरी 2002 में, ठीक है? यूरोपीय संघ जो है, उसको नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है। और भी 1-2 पॉइंट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेजर जो है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। 57, 53, 79, 81, 86, 90 और 92, अ, 2002 एंड 2012। हाँ, बस ये जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा आज का जो वीडियो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है, और जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको समझाए हैं, आई होप कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए, दोबारा से आप चाहें तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? यूरोपीय संगठन की प्रक्रिया कैसे हुई, मानचित्र के अनुसार क्या-क्या यहाँ हमने देखा था, ये भी हमने देख लिया, और फिर यूरोपीय संघ की क्या-क्या विशेषताएँ रही हैं, ये भी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है? और बाकी विशेषताएँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बात आती है इसकी सैनिक विशेषताओं के बारे में, तो सैनिक विशेषताएँ भी हमने देख ली थी। फिर यूरोपीय संघ की क्या-क्या कमियाँ हैं, इसके बारे में भी हमने समझ लिया, और जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे, ये आप रेडी कर लीजिए। तो इस तरीके से बच्चों, आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे एंड हो जाती है, और मैं आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो थी वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि सर हमें अच्छे से समझ में आ गया है, या कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।